दोस्तों नमस्कार। कई दिनों बाद आज हम फिर केजरीवाल साहब की चर्चा करेंगे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राघव चड्ढा को, जो राज्यसभा में उनकी पार्टी के डिप्टी लीडर थे, उनको अपने पद से हटा दिया है और साथ में राज्यसभा सेक्रेटरीट और अध्यक्ष को यह लिखा है कि आप अब इनको बोलने के लिए टाइम एलोकेट ना करें। ऐसा अचानक क्या हुआ? एक व्यक्ति जो अच्छे सवाल उठाता था, जनता के सवाल उठाता था, जिसका समझ, चाहे वो राजनीति की हम इतना ना कहें, लेकिन व्यापारिक और समाज के मुद्दों को उठाने की जो समझ थी वो बाकी एमपी से बहुत ज्यादा थी। कई महत्वपूर्ण काम उन्होंने किए और जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि एयरपोर्ट्स पे जो आज आपको 10 रुपए की चाय मिल जाती है, वो राघव चड्ढा की जो इंटरवेंशन था उसके कारण ही हुआ। मुझे लग रहा था कि आने वाले समय में ये व्यक्ति और आम जनता के हितों के सवाल उठाएगा और कुछ ना कुछ बात वहां तक पहुंचाएगा, लेकिन केजरीवाल साहब को ये बात पसंद नहीं आई। आफ्टर ऑल ऐसा क्यों किया केजरीवाल साहब? आज हम इसी की चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या केजरीवाल भी उन्हीं नेताओं में शामिल हो गए हैं जो उभरते हुए यूथ से अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा जो असेसमेंट है मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मेरा यह कहना है कि चड्ढा को केजरीवाल ने आउट किया क्योंकि अब जब से वो एक हिसाब से ट्रायल कोर्ट में उनको बरी किया गया है, तब से उनके हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। हालांकि उस पे अभी हाई कोर्ट पे स्टे और बाकी चीजें होना बाकी है, लेकिन निश्चित रूप से एक पॉलिटिकल जीवनदान तो केजरीवाल को मिला है। केजरीवाल में आने से पहले हम एक भारत की राजनीति के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा जितने भी सीनियर नेता हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, जब भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी में कोई ऐसा प्रतिभाशाली नेता आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसको दबा दिया जाता है। उसको, जैसे कहा जाता है ना, उसका दम घोट दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि आपको हमने टिकट दी है, आप जीत के आए हैं, बस जैसा हम कहते हैं वैसा करें, अपना ज्यादा दिमाग ना चलाएं और जनता के बीच में पॉपुलर होने की कोशिश ना करें। ये सारे बड़े नेता चाहते हैं कि उनके नीचे जितने भी जूनियर्स हैं वो उनके यस सर करके ही शागिर्द बने रहे। ये सिर्फ राजनीति में नहीं, भारत के कॉरपोरेट घराने में भी ऐसा ही होता है। उसकी चर्चा कभी और करेंगे, लेकिन आज फोकस राजनीति का है। अब हुआ क्या है? राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर, जो आपकी तरफ से डिप्टी लीडर अनाउंस किया जाता है पार्टी का, उसके पद से हटा दिया गया है और साथ में यह कहा है फॉर्मली चिट्ठी लिख के कि आप अब इनको टाइम एलोकेट ना करें। और उनको किससे रिप्लेस किया गया है? अशोक मित्तल। अब अशोक मित्तल साहब कौन है? ये वही हैं जो आम आदमी पार्टी की फाइनेंसिंग करते हैं, क्योंकि इस समय शायद सबसे अमीर व्यक्तियों में, पंजाब में सबसे अमीर व्यक्तियों में ये शामिल है। लवली यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा, ये उसके मालिक हैं। कुल मिला के बदलाव तो हुआ, पार्टी का हक है, लेकिन उन्होंने रीजन नहीं बताया, क्योंकि रीजन कोई बनता ही नहीं था अदर देन इनसिक्योरिटी ऑफ द टॉप लीडर। अब क्या क्या कहा जा सकता है? इसके कई कारण हैं जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला मेरा असेसमेंट ये है, लाइकली रीजंस कैन बी इंटरनल पार्टी डायनेमिक्स और डिस्टेंसिंग। काफी समय से राघव चड्ढा भी, जब केजरीवाल जेल गए, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे, बाकी मुद्दे थे, आपको याद होगा चड्ढा साहब यूके में जाके बैठे थे, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं वो पार्टी के अंदर जो घमासान चल रहा था, जो पार्टी में उथल पुथल हो रही थी, उससे दूर जाके बैठ के अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे थे। ये बात भी सही है। इसका मतलब देयर इज ए डिस्टेंस बिटवीन कोर एजेंडा ऑफ आम आदमी पार्टी
and Raghav Chadda's internal its own politics. पार्टी के खास मुद्दों पर जवाब ना देना या शांति बनाए रखना, मीडिया में आके उन्होंने कभी भी मोदी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं किया कि जो आप केजरीवाल के साथ कर रहे हो वो गलत है। बीच बीच में पार्टी नेताओं के साथ, पार्टियों के बाकी मंत्रियों के साथ उन्होंने जरूर अपनी बात उठाई, लेकिन पार्टी को जिस एग्रेसिव रूप में डिफेंड करना था चड्डा ने वो नहीं किया। इसके अलावा कुल मिला के स्थिति क्या हो रही है कि जो पहले विश्वास था और जो लीडरशिप के साथ अलाइनमेंट था, अब उसमें खटास आ गई है या दूरियां बन गई, और इसका एक पर्सनल रीजन भी है। आपको याद होगा पंजाब चुनाव के समय केजरीवाल साहब की वाइफ का एक बयान बहुत वायरल हुआ था कि राघव चड्डा अब हमारा दामाद बनेगा, लेकिन हुआ क्या? चड्डा साहब फिल्म एक्ट्रेस के पास चले गए और अपना जीवन साथी बना। पर्सनल जिंदगी है, हम उस पर कोई विश्लेषण या टिप्पणी नहीं करेंगे, ये उचित नहीं। स्ट्रेटेजिक रीशफलिंग इन पार्लियामेंट, ये भी होता है। केजरीवाल साहब को लगा कि भाई हमें पार्लियामेंट में अब अपनी रणनीति बदलनी है, क्योंकि मोदी साहब को घेरने का टाइम आ रहा है, इंपॉर्टेंट राज्यों में चुनाव है, तो हमें अब अपने आप को वहां दिखाना होगा। और दूसरा, केजरीवाल साहब का यह कहना है कि जो भी व्यक्ति संसद में आम आदमी पार्टी की बात रखेगा वो अपने आप में पॉपुलर नहीं होना चाहिए। वो लो प्रोफाइल रखे लेकिन बात पूरी रखे, और क्योंकि हमको फंडिंग चाहिए तो ऐसे काम ना करे जिससे किसी कॉरपोरेट घराने का नुकसान हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी तो पैसा चाहिए। हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपनी राजनीति के लिए कॉरपोरेट्स के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहती? हर जगह आपने देखा होगा कि किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का किसी न किसी बड़े औद्योगिक घराने से निकटता या जिसको कहते हैं क्लोजनेस की खबरें हमेशा रही हैं। अब केजरीवाल साहब को भी करना है। इससे ये बात बहुत क्लियर आ जाती है कि अब आम आदमी पार्टी को हम रिप्रेजेंट कराएंगे अपने हिसाब से, ना कि व्यक्ति अपने हिसाब से सवाल उठाएगा। क्योंकि एयरलाइंस के एयरपोर्ट के ऊपर सस्ती चाय मिलनी चाहिए, स्नैक्स मिलने चाहिए, ये राघव चड्डा ने कहा और करवाया। ये आम आदमी की पार्टी लाइन नहीं थी। ये बात शायद केजरीवाल साहब को समझ में आई कि अगर राघव चड्डा आम आदमी के सवाल उठाता रहेगा तो शायद वो ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, और आने वाले समय में जब लीडरशिप की बात आएगी हो सकता है कि आम आदमी के समर्थक राघव चड्डा को पुश करें, आगे लाने का प्रयास करें। ये केजरीवाल और उनकी जो मित्र मंडली है उनको सूट नहीं करता है। इंटरनल पावर बैलेंसिंग, कुल मिला के स्थिति बहुत क्लियर है कि अचानक नहीं हुआ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए स्पेकुलेशन ज्यादा है। और दूसरी तरफ केजरीवाल ने आज तक किस समझदार व्यक्ति को पार्टी में रहने दिया है? जितने फाउंडर थे, जितने सभ्य समझदार लोग थे, उनको प्यार से या धक्का मार के पार्टी से निकाला गया, इसीलिए ताकि पार्टी पे कंट्रोल रहे और अपने हिसाब से डिसिप्लिन चले। और जहां तक बात है नेता की, एक छत्र राज केजरीवाल का रहना चाहिए, उसमें कोई और शामिल नहीं होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ठीक है आप उनको नेता पद से हटाते, लेकिन आपने ये भी लिख के दिया कि उनको बोलने का भी मौका ना दिया जाए पार्टी के टाइम पे। इसका मतलब ये है कि पार्टी पूरी तरह से संसद में क्या चर्चा हो इस पे कंट्रोल चाहती है। राघव चड्डा को अब बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। एंड चड्डा इज नो मोर ऑफिशियल वॉइस इन पार्लियामेंट। कुल मिला के साइडलाइन कर दिया गया ताकि पत्रकार भी अब उनसे कोई सवाल ना करें और वो धीरे धीरे साइडलाइन हो और किनारे कर दिए जाए। तो मैसेज यही है कि कंट्रोल ऑन पार्टी और सेंट्रलाइजेशन हो ताकि केजरीवाल अपने हिसाब से पार्टी चला सके। कोई रूटीन पोजीशंस उन्होंने नहीं दी, कंट्रोल उनको चाहिए और मोर प्रिडिक्टेबल एंड डिसिप्लिन वॉइस एज पर डिजायर ऑफ केजरीवाल, ये जरूरी है। ये स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट मैसेज मेरे हिसाब से है। दूसरा, चड्डा जिस तरह से पॉपुलर हो रहे थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट वॉइस बनाने का शायद प्रयास कर रहे थे, और चड्डा साहब इस बात को भूल गए थे कि साहब
हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी उस व्यक्ति को पसंद नहीं करती है जिसकी रीढ़ की हड्डी हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके मुंह में अगर जबान है, आप सच बोलते हो, और अगर आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये दो क्वालिटी ना तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में पसंद की जाती हैं, ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। ये बात आप ध्यान रखिए, ये हमारी सामाजिक चुनौतियां हैं जिसको याद रखना पड़ेगा। इसीलिए चड्डा की इमेज नेशनल इमेज बन रही थी, जो पसंद नहीं था। मीडिया प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग था, यहां तक कि बहुत सारे टीवी चैनल्स उनको बुलाने लगे थे, और पॉलिसी ओरिएंटेड पोजीशंस जो थी वो जनता के हित में थी, चाहे वो पार्टीज ने एंडोर्स किया हो या ना किया हो। तो उनको ये लगा कि साहब चड्डा साहब बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए और पूरी तरह से यस मैन नहीं बन रहे हैं, इसलिए शायद इनको ठिकाने लगाना जरूरी है, इनके पर कतरना जरूरी है। एंड लीडरशिप ट्रिम्स विजिबली टू मेंटेन हायरार्की। कि भाई साहब आप बच्चे हो, आपके ऊपर बहुत नेता हैं, चाहे वो इनकॉम्पिटेंट हो लेकिन वो सीनियर हैं, आप उनके हिसाब से चलो। आपके अगर नेता इनकॉम्पिटेंट हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि राजनीति में कॉम्पिटेंसी नहीं चाहिए। सोचने का काम सिर्फ 2 या 3 व्यक्ति का होता है, बाकी सब पैसेंजर की तरह यस सर बोलेंगे। इंटरनल ट्रस्ट और अलाइनमेंट क्वेश्चन, उसमें सवाल आ रहा था, और इसीलिए लगा कि साहब ये पार्टी की लाइन से हट रहे हैं, और लीडरशिप ऑफन एक्ट्स प्रीएम्प्टिवली नॉट रिएक्टिवली, दैट डज नॉट मीन कॉन्फ्लिक्ट बट रिड्यूस ट्रस्ट बैंडविड्थ। तो भरोसा नहीं, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की जरूरत थी। उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो लो प्रोफाइल हो, जो पार्टी की नीतियां और नेता के हिसाब से चले, पॉलिटिकल एम्बिशन जिसका ना हो, वो अपनी दुकान चलाए, यूनिवर्सिटी चलाए, फैक्ट्री चलाए, इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉलिटिकली एम्बिशियस नहीं होना चाहिए कि कल को पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता है उसको ही लगे कि मेरी कुर्सी ना खा जाए। इसीलिए सिद्धू को वो नहीं लाए। जितने बाकी नेता थे जो कॉम्पिटेंट थे और उनका पॉलिटिकल एम्बिशन था, केजरीवाल ने सबको एक एक करके बाहर कर दिया, और ये हर पार्टी में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मजे की बात, क्योंकि ये काफी अमीर व्यक्ति हैं, तो पॉलिटिकल फंडिंग भी सिक्योर करना जरूरी है। इसीलिए लेस पर्सनैलिटी ड्रिवन कम्युनिकेशन एंड मोर कंट्रोल्ड नो नॉइस और लो नॉइस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी केजरीवाल को करनी है, क्योंकि उनको पता है अगर ज्यादा हमने सरकार पे सवाल उठाए, ऐसा ना हो कि फिर ईडी और सीबीआई पीछे लग जाए और फिर बड़ी मुश्किल से जो बाहर निकले हैं दुखी हो जाए। तो केजरीवाल के बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा है। इसीलिए अब पावर बैलेंसिंग भी जरूरी है, दिल्ली, पंजाब, नेशनल, क्योंकि दिल्ली में सत्ता खो चुके, पंजाब में सत्ता है, और एम्बिशन नेशनल है क्योंकि प्रधानमंत्री बनना है। तो ये सब करना जरूरी है। तो जो दिल्ली लीडरशिप है, दिल्ली को जीतना बहुत जरूरी है, पंजाब की लीडरशिप को कंट्रोल में रखना जरूरी है, और प्रधानमंत्री के लिए क्या करना पड़े उसका भी रास्ता उनको निकालना पड़ेगा। लेकिन जो चड्डा साहब थे वो एक अलग पर्सनैलिटी थे, और साथ में एक इंडिपेंडेंट प्रोफाइल बना रहे थे जो उनको पसंद नहीं था, क्योंकि पैरेलल लीडरशिप, पार्टी के अंदर 2 लीडर हो, एक जंगल में एक ही शेर ठीक है। जब जंगल में 2 शेर हो जाते हैं तो जंगल का बंटवारा हो जाता है। इस बात को समझिए, माफिया भी यही करते हैं, हर अपना अपना एरिया बांटते हैं। अगर एक माफिया में दूसरे ने इंटरफियर किया तो फिर कत्लेआम भी होता है। ये हमने देखा, गैंग वॉर्स क्यों होते हैं, एक दूसरे के एरिया में जब एनक्रोचमेंट होता है। इसके अलावा टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पे लीगल, पॉलिटिकल और इलेक्शन प्रेशर चल रहा है, और पार्टी इज शिफ्टिंग इनटू डिफेंसिव एंड कंसोलिडेशन मोड। इस समय हम मोदी साहब के साथ पंगा नहीं कर सकते, क्योंकि ईडी, सीबीआई, कोर्ट केसेस, दुनिया भर की समस्याएं हैं, और हम नहीं चाहते कि किसी भी रूप में वो चीजें दोबारा एग्रीवेट हो। इसीलिए इस समय लॉयल्टी चाहिए, आपकी काबिलियत या आपका करिश्मा नहीं चाहिए, और कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, ना कि आपकी विजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो ये मुद्दे रहे। इसीलिए अगर हम कहें तो यही कि साहब क्या ये पनिशमेंट मिला राघव चड्डा को? शायद पनिशमेंट नहीं है, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको समझना चाहिए, कंट्रोल्ड साइडलाइनिंग है रादर देन आउटराइट रिमूवल। आपको राज्यसभा से नहीं हटाया,
लेकिन राज्यसभा में आपके मुंह पे पट्टी बांध दी है। आप जाइए, शक्ल दिखाइए, लेकिन बोलेंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको कुल मिला के पार्टी में रहना है, हम पार्टी से नहीं निकाल रहे, बट यू आर नॉट द फेस और वॉइस राइट नाउ। आप पार्टी की ना शक्ल बनने की कोशिश करिए ना आवाज, ये पसंद नहीं है। तो कुल मिला के राघव चड्ढा को हटाने का जो मेरा असेसमेंट है उसका कारण ये है, एक मैसेज कंट्रोल, हम जो चाहेंगे वही बहस हो संसद में, लीडरशिप का कंट्रोल हो, अपनी तरफ से आप सवाल ना उठाएं, कंट्रोल केजरीवाल का रहना चाहिए। मैनेजिंग इंटरनल पावर इक्वेशंस, अगर राघव चड्ढा पब्लिक की नजर में ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं तो फिर संजय सिंह और बाकी जो रबर स्टैंप्स हैं वो क्या करेंगे। और रिड्यूसिंग इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल विजिबिलिटी, राघव चड्ढा अगर आज टीवी चैनल पे बुलाए जाते हैं और जनता और यूथ के बीच में पॉपुलर हो रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा डिस्क्वालिफिकेशन। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे नेता को नहीं चाहती जिसको जनता चाहती है। जिसको जनता चाहती है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए वो सबसे बड़ी लायबिलिटी होती है, इसलिए उनको सबसे पहले साइडलाइन किया जाता है। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, दिस लुक्स लाइक ए पॉलिटिकल मैनेजमेंट डिसीजन, नॉट ए आइडियोलॉजिकल पनिशमेंट। तो अब हमें यह देखना है कि आने वाले समय में राघव चड्ढा क्या करें, क्योंकि अभी तो उनका कैरियर बहुत बाकी है। मेरे साथ जब वो शुरू में अन्ना हजारे आंदोलन में आए थे तो टीवी डिबेट्स में मेरे साथ कई बार उन्होंने पार्टिसिपेट किया। काफी यंग थे, डायनेमिक थे, एंथुसियास्टिक थे, करप्शन पे बहुत बोलते थे, पूरा देश बोलता था। तो मेहनत की है उन्होंने, केजरीवाल के करीब भी गए हैं, और बहुत सारे जो राज्यसभा एमपीज बने हैं, क्योंकि वो सब पैसे वाले लोग थे, उनको भी केजरीवाल से मिलाने का काम चड्ढा ने ही किया था। इसके एविडेंस भी है मेरे पास। लेकिन खैर वो राजनीति है, वो अपना काम करेंगी। अल्टीमेटली ही रिड्यूसेस और इंक्रीजेस पब्लिक एक्टिविटी। अब ये देखना है कि चड्ढा साहब क्या करेंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे या अपने वक्तव्य जारी रखेंगे, चाहे पार्टी टाइम पे ना हो, अपनी बात रखें, और देयर इज गोइंग टू बी एग्जिट और दे विल और ही विल सफोकेट इन पार्टी। अब ये तो वक्त बताएगा। लेकिन केजरीवाल साहब ने एक मैसेज क्लियर कर दिया कि देखिए, पहले मैंने सब नेताओं को हटाया था। वो पार्टी में जो आगे बढ़ना चाह रहे थे, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, कुमार विश्वास हो, ये सब अच्छे लोग थे, कॉम्पिटेंट लोग थे, मेरे से ज्यादा कॉम्पिटेंट थे। यही मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि अगर ये कॉम्पिटेंट लोग आगे निकल गए तो केजरीवाल की राजनीति कैसे चलेगी। और आम आदमी पार्टी तो मैंने अपने लिए बनाई थी, बाकियों को थोड़ी सत्ता देनी थी। अब राघव चड्ढा भी वही गलती कर रहे हैं, इसीलिए वक्त रहते उनके पर कतरना भी जरूरी था। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या केजरीवाल बाकी राज्यों में अपना असर फैला पाएंगे अगर कॉम्पिटेंट लोगों को नहीं जोड़ा पाए तो? क्या होगा, कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी? क्योंकि कॉम्पिटेंसी के बगैर आप संगठन नहीं बना सकते। संगठन बनने के बाद आप किसी भी इनकॉम्पिटेंट आदमी को कुर्सी पे बैठा दो तो संगठन उस बोझ को खींच लेता है। लेकिन जब आप संगठन बनाने की स्थिति में हो और कॉम्पिटेंट लोग आपके पास नहीं है तो संगठन नहीं बनता है। इस बात को ध्यान रखना। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि आम आदमी पार्टी की अगली चाल क्या होगी। जो भी आपको लगता है, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।